हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करे और आप इसी प्रकार हंसी खुशी से आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी अजमेर के चौहान वंश के बारे में, चौहान सत्ता के बारे में पढ़ रहे थे और कौन सा अजमेर के जो चौहान हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। सर्वप्रथम हमने देखा था कि अजमेर वंश का जो संस्थापक है यानी अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन से थे? अजयराज जी थे। उनके द्वारा अजमेर बसाया जाता है और राजधानी बनाते हैं। उसके बाद में हमने देखा था अर्णोराज जी आते हैं। 1133 में क्या है? अर्णोराज जी है जिन्हें प्यार से आना जी कहा जाता है। उनके द्वारा अजमेर में आना सागर झील बनाई गई थी, जिसके किनारे शाहजहां व जहांगीर के द्वारा दौलतबाग, सुभाष उद्यान और बारादरी का निर्माण करवाया गया था। दोनों ही मुगल बादशाह थे, दोनों की माताएं क्या थी? राजपूत थी। दोनों के द्वारा अगर बात की जाती है तो मूर्तियां तुड़ाने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद हमने देखा था कि इनके अगले शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें प्यार से विसल देव भी कहा जाता है, जिनके द्वारा विसलपुर बांध बनाया गया था। टोंक में है जयपुर अजमेर और टोंक की जनता आज भी यहाँ का पानी पीने के लिए उपयोग में लेती है। इसके बाद में हमने अगली चर्चा की थी विग्रहराज चतुर्थ विसल देव के बाद में हमने अगला शासक देखा था। अगले जो शासक आए थे वो आते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर जो थे पृथ्वीराज द्वितीय की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद में जो उनको शासक बनाया था वो कौन से थे? सोमेश्वर है। इन्हें शासक बना दिया जाता है। इन्होंने कर्पूरी देवी से विवाह किया था। बाद में सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद में 1177 से 1192 तक शासक बनाए जाते हैं अपने पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय बहुत ही छोटी उम्र में शासक बन गए थे, इसलिए इनकी संस्का बनी थी इनकी मां कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी ने संस्का का जो है इनका फर्ज निभाया था और शासन सत्ता को चलाया था। इन्होंने दिग्विजय की नीतियों का प्रयोग किया था और आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे उनको अपने अधीन करने के लिए पराजित कर उनको अपने में शामिल करना, जो किसी भी प्रकार से या तो उनके साथ वार्तालाप के माध्यम से शामिल करवाया था। जो वार्तालाप के माध्यम से नहीं मानते थे उन्होंने युद्ध के माध्यम से इनको स्वीकार करवाया गया था। भोबा के परमदेव चंदेल को पराजित किया था। एकमात्र चौहान और चंदेलों के बीच में होने वाला रात्रिकालीन युद्ध था और अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था। और अगर हम बात करते हैं कन्नौज के शासक जयचंद घेड़वाल की पुत्री शोभिता को स्वयंवर से उठाकर लाए थे। इन्हीं के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज और कन्नौज के शासक घेड़वाल है उन दोनों में युद्ध होता है और यही माना जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय है उन्होंने अपना कार्य किया था। बाद में हमने देखा था कि पृथ्वीराज जो तृतीय उसके द्वारा मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ा जाता है। मोहम्मद गोरी भारत में जैसे आगमन करता है तो भारत में खतरे की मादल मंडरा रही थी, जिसमें क्या मुख्य कारण था? माना जाता है कि मोहम्मद गोरी जैसे आएगा तो अपनी सत्ता की स्थापना करेगा, भारत में अपनी सत्ता की स्थापना करेगा था। तो इसमें अगर हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के समय ये सामने आता है। सर्वप्रथम ये आने के बाद में क्या है, जो मूलराज सेकंड के साथ इनका युद्ध होता है 1178 में है। मूलराज सेकंड या भीम सेकंड कहा जाता है। उनमें मोहम्मद गोरी की प्रथम बार हार हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी की हार हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी उस समय तो वापस लौट जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वापस आता है। तो ये बठिंडा का क्षेत्र है उसको अपने अधीन में किया था और वहां से वापस जब जा रहा था तो अगर हम बात करते हैं करनाल का है, हरियाणा का एक क्षेत्र आता है करनाल है, वहां पर 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में युद्ध होता है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। मोहम्मद गोरी के हार होती है। मोहम्मद गोरी हारने के बाद में कि यहाँ से निकलता है, उसको क्या उसके सैनिक है सेनापति वो निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी आराम से बैठने वाला नहीं था, वह अपने जो सैनिक थे उनमें बढ़ोतरी करता है और अस्त्र शस्त्र में बढ़ोतरी करता है। एक साल फिर वापस उसी मैदान में जो करनाल का मैदान है वहां पर वापस लौटता है, हरियाणा के क्षेत्र में आता है और इसे ललकारता है। पृथ्वीराज तृतीय को ललकारता है कि आओ तुम युद्ध के मैदान में, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, क्यों ऐसे ही कह तुम युद्ध के मैदान में ललकार रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, युद्ध के मैदान में लड़ेंगे। तो पृथ्वीराज तृतीय कहते ठीक है, युद्ध के मैदान में आते हैं। पृथ्वीराज तृतीय उसी प्रकार से जैसे पहले आए थे उसी प्रकार से आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अभी मोहम्मद गोरी की सेना में बढ़ोतरी हुई है और उसके अस्त्र शस्त्र में क्या बढ़ोतरी हुई है। तो वो आते हैं, जैसे ये डेरा डालकर बैठे, जो मोहम्मद गोरी की सेना डेरा डालकर बैठी थी, अपने पृथ्वीराज तृतीय की सेना थी थोड़े थे, सैन्य बल में क्या कम थे, तो वो क्या सुबह के समय इधर उधर सारे इधर उधर बिखरे हुए थे, पता ही नहीं चला। तो 5 बजे तक सभी को सल्टा दिया था। जो पृथ्वीराज तृतीय की सेना थी सभी को काट बांट करके एक तरफ कर दिया गया था और कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय को वहां से बंदी बनाया और गजनी की तरफ ले गए थे। लेकिन कुछ अलग अलग किताबों में लिखा है कि यहाँ पर सिरसा के मैदान में जो पृथ्वीराज तृतीय है उसको मार दिया गया था। लेकिन अन्य किताबों में, अन्य कहावतों में कहा गया है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ ले जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ ले जाते हैं, गजनी की तरफ वहां पर ले जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर रखा जाता है
और पृथ्वीराज तृतीय से कहते हैं तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। पृथ्वीराज तृतीय अधीनता स्वीकार करने वाले थोड़े थे, उन्होंने क्या नहीं मना कर दिया, मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने क्या है अपनी आंखों को ऊपर की तरफ लगा, मोहम्मद गोरी के सामने से देखते रहे। उन्होंने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को कहा था कि आप अपनी आंखें नीचे की तरफ कर, तुम अपनी आंख नीचे की तरफ, तो पृथ्वीराज तृतीय ने मना कर दिया, तो उसकी दोनों आंखें फुड़वा दी जाती है। बाद में जैसे ही उसके दरबार में विद्वान रहते थे चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक विद्वान रहते हैं जिनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को पता चलता है कि मेरे राजा है, मेरे सम्राट है, उनको बंदी बना लिया गया, वहां ले गए। तो वो क्या उनको मिलने के लिए जाते हैं, साधारण तो मिलने दिया नहीं जाता है, तो वो क्या है भेष बदलते हैं और साधु के रूप में क्या है वहां मिलने के लिए जाते हैं। तो साधु के रूप में मिलने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि आपको मिलना तो दिया जाएगा, लेकिन आप क्या पृथ्वीराज तृतीय में वो उसी प्रकार का भाव रोज पैदा कर सकते हो जैसे पृथ्वीराज तृतीय पहले थे। तो चंद्रबरदाई ने कहा हाँ मैं बिल्कुल, मैं शब्द रूपी बाण चलाऊंगा, उसके माध्यम से कर सकता हूँ। क्यों? वो अपने सम्राट को जानते थे। दरबार में कवि इसलिए रखते थे क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के एक अनुभवी शासक थे, विद्वानों के ज्ञाता थे। उन्हें विद्वानों के द्वारा के समय समय पर कहानियां और कहावतों के माध्यम से कहे जागृत किया जाता था। तो चंद्रबरदाई जाते और चंद्रबरदाई कहे पहुंचते हैं वहां पर, तो मोहम्मद गोरी बैठे थे पास में, चंद्रबरदाई खड़े थे और सामने से क्या उनको बंदी जहां बनाया गया था, बंदी रूम से क्या बाहर लाया जाता है। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उनकी आंखें फोड़ी हुई थी, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे वो बाहर आते हैं तो चंद्रबरदाई को कहा कि आप अपना करिश्मा दिखाएं। तो चंद्रबरदाई ने कहा था, जैसे ही चंद्रबरदाई ने क्या है एक दोहा बोला कि 4 बांस 24 गज है, जितना ही ऐसे ही बोला चंद्रबरदाई ने, जैसे ही इतना सा बोला तो पृथ्वीराज तृतीय समझ गए ये तो मेरा ही विद्वान है, मेरे दर से आया है, कुछ कहने के लिए कुछ समझाने के लिए कह रहा है। तो जो पृथ्वीराज तृतीय वो बात को समझते हैं कि 4 बांस 24 गज उक्त अष्ट पर मार, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। 4 बांस 24 गज उक्त अष्ट पर मार, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। कि 4 बांस 24 गज जितना ऊंचाई पर बैठा है, उस गद्दी के ऊपर सुल्तान बैठा है, चौहान चूक मत जाना। तो जैसे ही ये दोहा बोला, जैसे ही ये दोहा कंप्लीट होता है तो पृथ्वीराज तृतीय का अनुभवी थे, वो समझ जाते हैं, हाथ में बाला था, बाला पहनते हैं और मोहम्मद गोरी के सीने से क्या आर पार हो जाता है, वहीं पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में चंद्रबरदाई को पता था कि इतनी सेना है, सम्राट के सामने हमने सम्राट को मारा है और चारों तरफ क्या सेना है, यहाँ से भाग तो सकते नहीं। तो उन्होंने क्या है प्रथम बार क्या पृथ्वीराज तृतीय के गला काट कर उनकी हत्या कर दी थी, बाद में स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कहावतों में कि इनकी अंतिम बार उसके वहां मृत्यु हो जाती है। और चौहान वंश के अजमेर में अंतिम प्रतापी शासक कौन हुए थे? अपने पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ से अजमेर में चौहान वंश की सत्ता समाप्त होती है। लेकिन गौरी का शासन आया था तो गौरी यहाँ का कार्यभार किसी न किसी को सौंपेगा। गौरी की स्वयं तो मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है, लेकिन उसकी शासन सत्ता तो कोई नहीं संभालेगा। तो उसकी शासन सत्ता संभालने के लिए अगले शासक थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक की शरण में कहा था कि यहाँ की शासन सत्ता हम आपके अधीन करते हैं। तो बाद में इन्हीं का वंश था, पृथ्वीराज तृतीय का वंश था गोविंदराज। गोविंदराज को 1192 से लेकर 1194 तक यहाँ का अजमेर की शासन सत्ता सौंपी गई थी। अजमेर में चौहान वंश का जो संस्थापक था वो बनाया गया था। यानी अजमेर का शासक 1192 से लेकर 1194 तक कौन रहा था? गोविंद राज पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, वो यहाँ पर कार्यभार संभालते हैं। लेकिन जैसे ही वो कार्यभार संभालते हैं तो इनके भाई थे हरिराज जी, इनके भाई थे हरिराज जी है, उनके द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया। गोविंदराज के ऊपर क्या आक्रमण किया गया और अजमेर से खदेड़ दिया गया था। अजमेर से खदेड़ देने के बाद ये गोविंदराज है वो किसके पास पहुंचते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं कि मेरे साथ इस प्रकार हो गया, मेरे को राज ने वहां से क्या खदेड़ दिया है, आप मेरी सहायता करें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी सहायता करने के लिए सेना भेजते हैं, उनके साथ में जाते हैं, उनको सेना भेजते हैं, उनके कहे साथ में जाते हैं और उसको कहे हरिराज को वहां से खदेड़ दिया जाता है, हरिराज को वहां से क्या भगा दिया जाता है, हरिराज वहां से भाग जाता है। तो हरिराज के वहां से भागने के बाद हरिराज के अपनी सोचता है कि मेरा तो किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं, मेरे तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, किस प्रकार मुझे वहां से खदेड़ दिया गया था, वहां का शासक सत्ता से मेरा संबंध था, लेकिन वहां पर क्या है मेरे को रहने नहीं दिएगा, दूसरे व्यक्तियों ने मेरे को क्या वहां से बिना अधीनता किसी भी प्रकार से क्या मुझे वहां से खदेड़ दिया और भगा दिया। वो अपने क्या निर्लजता महसूस करता है, शर्म महसूस करता है और उसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। आत्महत्या करने के बाद में फिर शासन सत्ता पर कौन से आते हैं? गोविंदराज जी आते हैं, 1192 से 1194 तक है। तो गोविंदराज जी भी अपने पिता पृथ्वीराज तृतीय की तरह क्या है किस प्रकार के थे? दिग्विजय की नीति को अपनाने वाले, दिग्विजय की नीति को अपनाने वाले थे, यानी अड़ोस पड़ोस का जो क्षेत्र था उसको अपने अधीन अपने काबिज में करना चाहते थे।
तो गोविंदराज तृतीय भी अगर आते हैं तो ये बाद में 1194 में, 1192 से 94 तक के अजमेर के शासक हैं। लेकिन 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो मूल पुरुष आदि पुरुष की अगर हम बात करते हैं, रणथंभौर के मूल पुरुष है, आदि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? गोविंदराज को जाना जाता है। तो 1194 में गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना को आगे बढ़ाया जाता है, चौहान वंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद में बल्लन है, वाघभट्ट है और वीर नारायण है, आदि प्रकार के अनेक शासक है। लेकिन सभी थोड़े थोड़े समय रहते हैं, सभी थोड़े थोड़े समय रहते हैं, क्योंकि किसी ने किसी की धीरता स्वीकार की थी, किसी ने किसी की बात नहीं मानी, भाग जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन वास्तविक उदारक रूप से वास्तविक शासक अगर हम बात करते हैं, रणथंभौर चौहान वंश का वास्तविक रूप से प्रमुख शासक कौन था? वो हमीरदेव चौहान। वो कौन से आते हैं? हमीरदेव चौहान आते हैं। उनके द्वारा जो अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने जो चौहान वंश का साम्राज्य था वो फैलाया जाता है, उनके द्वारा फैलाया जाता है। लेकिन इन्हीं के समकालीन जो दिल्ली के शासक थे, कौन से थे? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली की सल्तनत पर रहते हैं, वो इसी के समकालीन थे, वो इन्हीं के समकालीन थे। तो उनका मुख्य कार्य क्या था? वो भी साम्राज्यवादी के नीति थे। या तो कोई व्यक्ति सुलह के माध्यम से उनकी धीरता स्वीकार कर ले, या उनको विद्रोह के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से धीरता स्वीकार कराएंगे। तो दोनों के हैं अपने साम्राज्यवादी नीति को देकर थे। तो सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी जो आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं, रणथंभौर को अपने अधीन करने के लिए, क्योंकि सारे क्षेत्र को अपना अधीन करना चाहते तो रणथंभौर को क्यों छोड़ेंगे? उन्हें पता था कि रणथंभौर में हमीरदेव नाम का ऐसा चौहान शासक है जो धीरता स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो उन्हें भी किसी न किसी उसके आंख को खटका, उनके आंख में खटका कि हम इसे अधीनता स्वीकार करेंगे। तो 1291-92 में जो अपने होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी है, वो रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव पर आक्रमण, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। लेकिन दोनों ही बार क्या है? असफल हो जाते हैं। दोनों ही बार यह असफल हो जाते हैं। 2 साल तक उन्होंने क्या घेरा डाल कर रखा था, लंबे समय तक घेरा डाल कर रखा था। दोनों बार पहुंचते, दोनों बार क्या असफल हो जाते हैं। असफल होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 रणथंभौर दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, कि ऐसे जो दुर्ग है, ऐसे किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्यों? उन्होंने देख लिया था जो रणथंभौर दुर्ग की किलेबंदी है और उसमें जो संरचना बनाई गई है वो अति सुदृढ़ है, उसमें किसी प्रकार से बाहरी आक्रमण नहीं हो सकता है। लंबे समय तक यदि शासक अंदर रहना चाहिए तो रह सकता है, किसी भी प्रकार के किलेबंदी के माध्यम में कोई क्या एंट्री नहीं ले सकता है। तो वो क्या है? बाहर खड़े रहे थे, लंबे समय तक खड़े रहे। कितने समय तक? एक समय होता है किसी चीज का, तो एक समय तक वहां पर खड़े रहे थे, लेकिन बाद में उनको वापस जाना पड़ता है। अंतिम जाते जाते वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसे दुर्गों को कहे, रणथंभौर जो दुर्ग है, ऐसे 10 किलों को भी कहे मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। वापस पहुंच जाते हैं। उसके बाद में अगले शासक होते हैं जो जलालुद्दीन खिलजी है, उनकी हत्या उनके भतीजे व दामाद में, मुस्लिम में क्या है? भतीजे और दामाद। ये जो मुस्लिम जातियां होती है, ये भाई भतीजावाद नहीं, एक दूसरे को शादी कर देते हैं। तो जो इनके भतीजे और साथ में क्या दामाद में, पहले भतीजे थे बाद में क्या दामाद हो गए थे, तो इनके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देती है। 1296 से लेकर 1301 तक ये शासन सत्ता पर स्थापित होते हैं। तो 1296 में इनकी क्या मृत्यु कर दी जाती है, इन्हें मार दिया जाता है। बाद में ये नए नए शासक पर आए थे, कौन से? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब नए नए शासन पर आए थे, नए रूप से आते हैं, तो क्या नया कौन होता है? तो चारों तरफ क्या नजरें घुमाएगा, जो अधीन नहीं उनको अधीनता स्वीकार करेगा, जो उनके पास में नहीं उनको कहे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कोई भी आप है, हम नए नहीं है तो अपने रूप से कहे नियम बनाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, जैसे ही हमीरदेव चौहान की तरफ देखा और कहा कि आप हमारी दीनता स्वीकार करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम आपकी दीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके द्वारा इसका आक्रमण किया जाता है। और कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान पर जो आक्रमण करने का मुख्य कारण अलाउद्दीन खिलजी का, उनकी एक मराठा बेगम थी। उनकी क्या है? एक मराठा बेगम थी जिसका नाम क्या? चिमना या चिमाता बेगम था। चिमना या चिमाता बेगम था, वो इनके दरबार में थी। इनकी क्या है? मराठा बेगम थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी या बेगम थी। वो इसके दरबार में एक आए थे मोहम्मद शाह है, इनके दरबार में रहते थे एक मोहम्मद शाह है। दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो जाता है, दोनों में प्रेम संबंध हो जाता है। ये शासक की बीवी थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, लेकिन क्या है, किसी अज्ञात व्यक्ति से क्या ये प्रेम संबंध बनाती। और ये दोनों जो है मराठा बेगम, चिमाता और चिमना की अगर बात करते हैं, इनके द्वारा और जो मोहम्मद शाह थे उनके द्वारा क्या गुप्त रूप से जो अलाउद्दीन खिलजी को जहर देने की योजना बनाई कि हम क्या है अपने अलाउद्दीन खिलजी को जहर दे देंगे और उनके मृत्यु घाट पर उतार देंगे। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि वो कोई गुप्त बातें हैं, वो क्या कोई ना कोई तो उजागर करता है, किसी प्रकार से तो आ जाती है। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि मेरे को मारने की योजना बनाई जा रही है,
तो उन्होंने क्या है मोहम्मद शाह को मारने के लिए क्या उनको पकड़ा, लेकिन मोहम्मद शाह किसी प्रकार से क्या वहां से निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। जैसे ही भागते हैं तो सामने कौन से थे, सामने आते हैं अपने हमीरदेव चौहान है। हमीरदेव चौहान के शरण में पहुंचते हैं और हमीरदेव चौहान से कहते हैं कि मुझे इस प्रकार के हैं जो अलाउद्दीन खिलजी वो मारना चाहते हैं, आप मुझे किसी भी प्रकार से के अपने शरण में ले। तो हमीरदेव ने कहा था अपना तो दरबार खुला, कोई भी आओ किसी प्रकार से, अगर विरोधी का आता है तो हम उसको अच्छे से क्या है उसकी देखभाल करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे। विरोधी के तो हम विरोधी हैं और विरोधी के जो भागने वाले हैं उनके हम क्या सहयोगी है, तो आप हमारे पास नहीं, किसी प्रकार से आपको कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। तो हमीरदेव कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से कहा था कि तुम मेरे उस विरोधी को मेरे पास पहुंचा दो। तो क्या है हमीर ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करते, जिसको हमने एक बार शरण में ले लिया उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, हम उसको आपको नहीं लौटाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो क्या है इसे नहीं लुटाते हैं, मोहम्मद शाह को नहीं लुटाया जाता है। तो ये क्या फिर आक्रमण करते हैं, ये क्या है फिर इनके ऊपर क्या है आक्रमण करते हैं। आक्रमण जैसे ही करते हैं तो उन्होंने क्या है लंबे समय तक खुद तो क्या है तो हमीरदेव चौहान थे ये साम्राज्यवादी की नीति थे, तो उन्होंने क्या है आसपास के क्षेत्र चंपू आदि क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। अधीन करने के बाद में क्या है जब ये सफल हो जाते हैं, सभी शासकों में सबसे सुदृढ़ जो शासक थे ये थे, तो ये खुशी के बारे में यज्ञोपवीत एक यज्ञ करते हैं, यज्ञोपवीत के नाम से यज्ञ करते हैं। ये अश्वमेध यज्ञ की तरह ही था, लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ था किया था और ये यज्ञ करे हैं। उनके बाद में मौन व्रत धारण करते हैं, मनोव्रत धारण करते हैं, तो ये क्या कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन तभी जो हमीरदेव अगर हम बात करते हैं उनके ऊपर क्या अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अपना आक्रमण कर दिया था और नुसरत खान उल्लू खान के 2 सेनापति थे, उनको भेज दिया था कि आप कहे इस प्रकार के हमीरदेव के ऊपर आक्रमण करें और उनको क्या अपने अधीन बनाने की कोशिश करें, अपने अधीन में लाएं। तो ये क्या है अब हमीरदेव चौहान स्वयं जा नहीं सकता था, तो उन्होंने अपने सेनापति भेजे थे। उनके द्वारा भी क्या अपने 2 सेनापति भेजे गए थे, दोनों आपस में क्या युद्ध हुआ था, दोनों का एक सेनापति मारा गया था। बाद में वापिस ही आते हैं, यज्ञ में बैठे थे, फिर दोबारा से क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुमने क्या उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कराई, फिर वापिस से जाते हैं, उनके कारण के एक सेनापति मारा गया था। उल्गू खान ने कहा कि हमारा नुसरत खां मारा गया है, तो नुसरत खां जैसे ही मारा गया, उल्गू खां क्या है अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, उसने सूचना पहुंच जाती है तो सेना का डर जाती है, क्यों नुसरत खां को यदि मार दिया तो सेना में अफरा तफरी मच गई कि मूल शासक था हमारा, उसको ही मार दिया, तो अब हम क्या करें। तो भागने लगे, जैसे ही भागने लगे तो क्या उल्गू खां ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि आप सेना लेकर आए, आप थोड़ी सेना लेकर सेना को भेजें, आप सुदृढ़ सेना को भेजें, थोड़ी संख्या बल में हम कम हो गए तो संख्या बल भेजें। लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सोचते हैं और खुद वहां पहुंच जाते हैं। लंबे समय तक रणथंभौर दुर्ग को घेरे रखा जाता है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर ये आक्रमण नहीं कर पाते क्योंकि सुदृढ़ रूप से था। लगभग कहा जाता है कि 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ ये बैठे रहते, लेकिन वर्षाकालीन समय आ रहा था, सावन का समय है, वर्षा ऋतु आ रही थी, तो बाहर बैठे नहीं रह सकते। वर्षा में बह जाएंगे, रणथंभौर दुर्ग के आसपास का क्षेत्र झाड़ी एरिया है, वहां पर बह जाएंगे, तो बाहर बैठे नहीं रह सकते। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली की सल्तनत के बारे में क्या सोच विचार कर रहे थे, दिल्ली के बारे में सोच रहे थे कि हम अगर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अगर मैं दिल्ली नहीं गया तो वहां पर कोई ना कोई विद्रोह कर देगा। तो इस प्रकार के दोनों बातें थी, तो उसने क्या कूटनीति का प्रयोग किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है हमीरदेव चौहान के यहाँ पर क्या एक संदेश भेजा और कहा कि हम आपके साथ क्या सुलह करें, आपके साथ क्या हम वार्तालाप करना चाहते हैं और वार्तालाप के माध्यम से क्या है हम इस सामंजस्य को क्या मिटाना चाहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान स्वयं आए। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेनापति भेजते हैं, एक था रणमल और एक था रतिपाल है, एक रणमल था एक रतिपाल है। दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन भेजा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सामने आते हैं रणमल और रतिपाल है। रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक जो क्या लालच दिया गया था, कहा गया था अरे ओ रणमल अरे ओ रतिपाल, कहा था अरे ओ रणमल अरे ओ रतिपाल, तुम कब तक इस हमीरदेव चौहान के आगे कार्य करते रहो, तुम कब तक इसके सामने सेनापति बने घूमते रहो। यदि मैं तुम्हें इस रणथंभौर दुर्ग के किले का शासक बना दूं, तो तुम्हें इस गद्दी का मालिक बना दूं, तो हमें पता है जब तो किंतु परंतु आता है तो व्यक्ति सोचता है। तो उन्होंने दोनों के दिमाग में टाट कुचली और सोचा कि हाँ अपने तो क्या शासक बन सकते हैं। तो बोले तो है तो हम कर देंगे, अगर ऐसा हो जाए तो हम कर देंगे। तो कहा कि तुम हमें इस किले का गुप्त रास्ते बता दो, इस किले में एंट्री कहाँ से होती है, बाहर से तो हम जा नहीं सकते, पेरेबंदी है, किलेबंदी बहुत शानदार की हुई है, किला बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो हम बाहर से तो जा नहीं सकते, तुम हमें इसके अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता बताओ, किसी प्रकार से कोई जो रास्ता है गुप्तकालीन है वो हमें बताओ, हम उसके माध्यम से क्या इसमें एंट्री लेंगे। तो रणमल और रतिपाल भोले व्यक्ति थे बेचारे, लालच में आ जाते हैं, बता देते
उनको आगे आगे कहे चल रहे थे। रणमल और रत्तीबाल पीछे पीछे अपने अलाउद्दीन खिलजी सेना के साथ के एंट्री करते हैं और वहाँ पर जो शासक थे उनको कहे सभी को मार गिराया, सभी को कहे मार गिराते हैं। और जो इनकी रानी रंग देवी है, कौन सी आती है, अगर हमीरदेव चौहान की रानी की अगर बात करते हैं तो रंग देवी ने अन्य रानियों के साथ मिलकर के जलझोर किया था। जलझोर किया था, यह राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोर है। जलझोर रणथंभौर में कौन सा जोर हुआ था, जलझोर है। जल में कूद जाती है, पद्मनाभ तालाब था उसमें क्या कूद जाती है, और इनकी अगर बेटी है पद्मनाभ वो भी इसमें क्या जल में कूद जाती है। तो जो वाकई जो व्यक्ति थे हमीरदेव चौहान है वो इनके साथ के लड़ते हुए मारे गए थे, लड़ते हुए क्या है मारे जाते हैं। और अंतिम रूप से क्या है ये इस प्रकार हमीरदेव चौहान की गाथा क्या खत्म हो जाती है। फिर रणमल और रत्तीपाल है, रणमल और रत्तीपाल है उनको क्या 1301 में ये क्या है जो आक्रमण करते हैं। 1301 में रणमल और रत्तीपाल को थोड़े समय बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन लाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाते हैं और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि आपके ये हम मांग रहे हैं। तो रणमल और रत्तीपाल बड़े खुश थे। रणमल और रत्तीपाल क्या बड़े खुश थे, उनके द्वारा सोचा गया कि हमें तो क्या राजगद्दी मिली, हमें तो राजगद्दी मिल गई। बड़े त्याग बन ठन के क्या है वो पहुंचते हैं किसके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और कहते हैं कि हमने अपना कार्य पूर्ण किया, अब आप क्या है अपना वादा पूरा करें। हमने आपको गुप्त रास्ते बता दिए, हमने आपको क्या है गुप्त रास्ते बता दिए, तो आपने क्या है अपने किले पर एंट्री ले ली, तो हमें अब इस किले का मालिक बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने मालिक के प्रति भी वफादार नहीं हो सकते, तो क्या मैं क्या आशा करूं कि भविष्य में तुम मेरे प्रति वफादार होगे। तुम्हारे राज थे, ठीक है, तुम रणमल और रत्तीपाल राजपूत अगर हम बात करते हैं, तुम्हारे जो चौहान शासक है तुम उसके प्रति भी वफादार नहीं हो सके, तुम अपने धर्म के प्रति भी वफादार नहीं हो सके, तो मैं तो दूसरे धर्म का हूँ, तुम मेरे प्रति तुम भविष्य में किस प्रकार वफादार हो सकते हो, मैं तुमसे किस प्रकार वफादारी की सोच सकता हूँ। तो उन्होंने क्या उन दोनों को मरवा दिया, रणमल और रत्तीपाल को क्या है मरवा दिया गया था। वहीं पर किले में एंट्री ली, किले में एंट्री लेते हैं तो वहां पर क्या है वही मिलता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो मराठा बेगम को भगाने की कोशिश कर रहा था। चिमाना बेगम थी उसको क्या भगाने की कोशिश कर रहा था, तो मोहम्मद शाह रंगीला उन्हें मिलता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के सामने मोहम्मद शाह रंगीला आता है, मोहम्मद शाह रंगीला को पकड़ दिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी सामने बैठे, राजा सम्राट वही थे उसके लेके, उसके सामने लाया जाता और कहा जाता है कि हाँ मोहम्मद शाह रंगीला बोल कितने दिन भाग लिए, अब कहाँ भागे, इतने दिन तो हमीर था उसने हट दिया था कि मैं तुम्हें इस किले से बाहर नहीं जाने दूंगा और मैं किसी प्रकार से इस किले में एंट्री नहीं कर पाया, अब तुम बताओ कहाँ भागोगे, अब तुम बताओ कहाँ भागोगे। तो फिर अपने क्या कहते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं कि हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। तो कहा कि हाँ मैं तुम इस प्रकार तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम कमजोर हो गए हो, मैं अगर तुम्हारा इलाज करवा दूं तो तुम क्या करोगे। फिर कहता है तो फिर आ गया, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा इलाज करा दूं, तो मोहम्मद शाह रंगीला से कहता है कि क्या तुम मेरी बात मानो या तुम क्या करोगे मेरे प्रति। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अगर तुमने मेरा इलाज करवा दिया, मैं ठीक हो गया, तो मैं दो काम करूँगा, मैं दो काम करूँगा। सबसे पहले तो तेरी हत्या करूँगा, अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं सबसे पहले तो मैं तेरे को मारूंगा, दूसरा मैं हमीर जो छाए, हमीर जो वंशज है, हमीरदेव चौहान की तुमने हत्या की है, हमीरदेव चौहान की तुमने जो हत्या की है, इसके किसी वंशज को मैं इस आधिपत्य पर स्वीकार कराऊंगा, यानी इस शासन सत्ता का जो मालिक है उसकी बागडोर में किसे सौंपूंगा, इसका जो वास्तविक शासक होगा, यानी हमीरदेव चौहान का कोई भी वंशज होगा उसको मैं इस गद्दी पर बैठाऊंगा, मैं इस गद्दी पर क्या है बैठाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करोगे। तो वहां सामने हाथी के पैरों से क्या है मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कुचलवा दिया जाता है, उनकी वहां पर मृत्यु की जाती है, उनको मार दिया जाता है। कहा जाता है कि जो हमीरदेव चौहान थे, कहा जाता है हमीरदेव चौहान है एकमात्र ऐसे शासक थे, एकमात्र क्या है ऐसे शासक थे कि जो उन्होंने ठान लिया, जो उन्होंने मान लिया वो इसके पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने एक बार कह दिया कि मैं मोहम्मद शाह रंगीला को अपने आधिपत्य में रखूंगा, अपने संरक्षण में रखूंगा, चाहे कोई भी आ जाए, उन्होंने हट कर दिया। तो कहा जाता है कि जो चौहान वंश के हट्टी शासक थे वो कौन से आते हैं, हमीरदेव चौहान हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि सीवन सवन सतपुरुष उथन है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो शासक है बहुत ही हट करने वाले थे, यानी जिद्दी शासक थे। इनके बारे में कहा जाता है कि सीवन समन सत्पुरुष भोजन है, कदली फलन इकबार है, तिया
तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहा जाता है कि तेल जो होता है एक ही बार चढ़ता है, दोबारा नहीं चढ़ता है। तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार है। जिस प्रकार किसी की शादी कर दी जाती है, उसका तेल चढ़ा दिया जाता है, कहते हैं कि हमने क्या वो कर दिया, शादी फिक्स कर दी है, उसके बाद में क्या किसी प्रकार से शादी रुकती नहीं होती है। उसी प्रकार यदि कहा जाता है कि हमीर जो हट थे, हमीर जो शासक थे, हमीर देव चौहान थे, उसने किसी प्रकार का अगर हट कर लिया तो वो क्या पीछे हटने वाले नहीं है। जिस प्रकार तेल चढ़ जाता है, उसी प्रकार हमीर हट ने अगर हट कर लिया तो वो अपनी हट पर रहते हैं, जीती थे। किसी चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, वो अपनी हठधर्मिता के लिए जाने जाते थे। तो इस प्रकार हमीर देव चौहान है, बाद में हमीर देव चौहान की मृत्यु हो जाती है, तो ये रणथंभौर की चौहान सत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर जो मुस्लिम जो सत्ता थी उनके द्वारा क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही साम्राज्य में क्या अपनी जो शासक सत्ता स्थापित की जाती है। ये हमारा कौन सा था, रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास है। तो इसको क्या हम लिखेंगे आज, तो क्या थोड़ा सा हमने क्या डिटेल से इसके बारे में थोड़ी देखी है, और अगले सेशन में क्या है हम इसके बारे में क्या है लिखेंगे कि क्या क्या बातें थी और किस प्रकार थी। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।